चले भैया स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सीयूईटी के 2024 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 2025 में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 2024 के कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखते हुए 2025 का पेपर जो हो सकता है वो देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 2024 के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर है ना ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मेरे साथ, है ना, या सीयूईटी के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ सीयूईटी की जंग, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि 12th बाद ये सबसे बड़ी जंग है आपकी, जो आपको क्लियर करनी ही करनी है। एक अच्छे कॉलेज में जाना ही जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सीयूईटी की जंग गौर से संग, ठीक है। हम आज पेपर कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग आज जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर होने वाला है 2024 का सीयूईटी का पेपर, है ना। 2024 का सीयूईटी का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो 40 क्वेश्चन आए थे उन्हीं में से आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी सीरीज तीन वीडियोस की सीरीज होने वाली है। हर सीरीज में हम 12 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करने का टारगेट रखेंगे। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, आते 50 हैं, ठीक है। तो उन्हीं 50 क्वेश्चन जो पूरे 2024 में आए थे हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। चल सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी से स्टार्ट हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसको जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था। उसने बोला था कि अगर हमारी इकोनॉमी में हर कोई सेव करने लगता है, मतलब सारे, मैं भी सेव कर रहा हूं, आप भी सेव कर रहे हैं, आपका पड़ोसी भी सेव कर रहा है, सब लोग सेविंग को प्रेफर कर रहे हैं, है ना। वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहे हैं, वो कंजम्पशन करना ही नहीं चाह रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर हर कोई सेव करने लगेगा तो उससे डिमांड गिर जाएगी। उससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड गिर जाएगी। हर कोई सेविंग प्रेफर कर रहा है, कोई कंजम्पशन करेगा ही नहीं, है ना। मतलब कंजम्पशन बहुत रिड्यूस कंजम्पशन करेगा, बहुत कम कंजम्पशन करेगा। तो कम कंजम्पशन होगा तो डिमांड कम आएगी, डिमांड कम आएगी तो कंपनी कम सामान बनाएगी, कम सामान बनाएगी तो जो उसके पास एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं वो उनको निकालेगी, फायर करेगी। उससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इकोनॉमी क्या होगी, डेवलपमेंट के पाथ को ना फॉलो करके अंडर डेवलपमेंट के पाथ को फॉलो करने लगेगी। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट यही सिचुएशन दिखाता है कि अगर तुम्हारी सेविंग्स, अगर हर कोई इकोनॉमी में सेव करने लगता है तो उससे क्या होता है, उससे तुम्हारी इकोनॉमी में अंडर डेवलपमेंट आने लगता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है, डिमांड रिड्यूस हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है ना। तो यही इसी कॉन्सेप्ट को जॉन मेनार्ड केस ने दिया था। तो पढ़ते हैं, देखो मैं तुमको समझा दिया, अब इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है? इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी increases the proportion of income they save, the total value of the investment in the economy will not increase, it will either decline or remain unchanged। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है। इसमें इन्होंने बोला है कि अगर सारे लोग, है ना, अपनी इनकम के प्रपोर्शन का हिस्सा ज्यादातर सेव करने लगे, ठीक, उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज नहीं करेगी, है ना, वो इधर डिक्लाइन करने लगेगी या रिमेन अनचेंज रहेगी। यही पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सिचुएशन दिखाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो। देखो मैंने तुमको बता रखा है, द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ सेविंग मनी while goods for individual can hurt the economy if everyone does it at the same time, है ना। क्या लिखा है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मनी का सेव करना, है ना, इंडिविजुअल के लिए गुड है। हर इंडिविजुअल के लिए पैसा बचाना तो अच्छी बात है, पर अगर सारी इकोनॉमी में सब लोग सेव करने लगे तो वो इकोनॉमी को हर्ट करने लगेगा, वो इकोनॉमी को हर्ट करेगा। तो देख लो, अगर हर कोई बचाने लग रहा है ना, हर कोई एक फंड बना रहा है कि हम जिस दिन बारिश होगी उस दिन घूमने जाएंगे, उसके लिए हर कोई पैसा बचाने लगे, तो इससे क्या होगा, पूरा इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी तो तुम्हारा भाई क्या होगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट के पास से हट जाएगी, उसकी डेवलपमेंट डिक्लाइन करने लगेगी या रुक जाएगी उसकी डेवलपमेंट, ठीक है। ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है, ठीक। आप जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको पॉपुलराइज किया गया जॉन मेनार्ड केस में। इसका कोर आइडिया क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो कि याद रख लो कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है। एग्जाम में अब की बार क्वेश्चन आया पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है तो तुम टिक कर सको,
ठीक है। एग्जाम में अब की बार अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आ सकता है, वो तुमको दे देगा कि अगर हर कोई सेव करने लगे तो उससे इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाती है और इंप्लॉयमेंट भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बताओ इस कॉन्सेप्ट के बारे में किसने बात करी थी, या ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। किसने दिया, जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया। नाम याद कर लो, जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, यही फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, पहले आप सोच लें क्या क्वेश्चन है। डैश डिपिक्ट्स व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, जो चीज एक्चुअली हुई है उसको क्या डिपेक्ट करता है। हम लोग ने दो वर्ड्स पढ़े थे, है ना, जब हम लोग 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो दो वर्ड हम लोग ने पढ़ रखे हैं। एक वर्ड पढ़ रखा है एक्सपोस्ट, है ना, और एक वर्ड पढ़ रखा है एक्स आंटे, है ना, एक वर्ड पढ़ रखा है एक्स आंटे। अगर मैं आपको क्लियर करूं दोनों का मतलब, तो एक्स आंटे का मतलब होता है इंटेंडेड, मैं कितना सोच रहा हूं, इंटेंडेड, सॉरी स्पेलिंग गलत, INTENDED, है ना। इंटेंडेड मतलब मैं कितना सोच रहा हूं। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं एक आईफोन लूंगा, मैं सोच रहा हूं, मेरी इंटेंशन है ना, मेरी इंटेंशन है कि मैं एक आईफोन लूंगा, मैं एक आईफोन लूंगा, है ना, और उसके साथ एक एप्पल वॉच लूंगा, है ना, तो ये मेरी इंटेंशन है। अब एक्सपोज क्या होता है, एक्सपोज होता है एक्चुअल, एक्सपोज होता है एक्चुअल आपने क्या किया, एक्सपोज होता है आपने एक्चुअल क्या किया, आपने एक्चुअल कितना किया। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या डिपिक्ट करता है कि जो एक्चुअली हैपेंड हो, एक्चुअली वर्ड लिखा है तो उसको कौन डिपिक्ट करता है, एक्सपोज डिपिक्ट करता है। एक्सपोज ही एक ऐसी है, ठीक है, जैसे एक्सपोज सेविंग, एक्चुअली में तुमने कितना सेव किया। मैं सोच रहा हूं कि मैं 10 लाख रुपए बचाऊंगा, वो एक्स आंटे है, पर एक्चुअली में मैंने बचाए 8 लाख रुपए, वो एक्सपोज है ना। एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज इन्वेस्टमेंट, ये सब वर्ड्स थे जो आप 12th में पढ़े थे। तो एक्स आंटे एक्सपोज दोनों वर्ड का लो, एक्चुअली मतलब एक्सपोर्ट, इंटेंडेड मतलब एक्स आंटे। ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चल एक बार इसके भी देखो, दो लिखा भी मैंने, एक्सपोज कैन बी रिफर टू एन एक्चुअल एंड नॉट प्लान्ड, ऐसी चीज जिसके पीछे कोई प्लानिंग ना हो, बस तुमने एक्स आंटे प्लानिंग करी थी, एक्सपोज में वो हो गया, तुमने, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, हो गया, तुम पढ़ के गए, प्लान करके गए, सोच के गए, यार मेरे को तो टॉप 5 में चाहिए सीयूईटी में, पर मिला आपको जो सा मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू मिल गया, है ना, SRMU मिल गया, अरे कोई भी मिल गया, है ना, मैं एक बात कर रहा, SRCC मिल गया, है ना, ये सब आपको मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्स, ये आपका एक्सपोस्ट हो गया। आपने सोचा टॉप 5 के लिए था, है ना, या आपको मिल गया टॉप 6 कॉलेज, 6 मिल गया या 3rd मिल गया, वो एक्सपोस्ट हो गया, है ना। आपने सोचा, आपने प्लान किया कि मेरे 5 ड्रीम कॉलेज हैं, तो वो एक्स आंटे हो गया। मिला आपको 3rd नंबर वाला कॉलेज, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एक्सपोस्ट। ठीक, ये मैं सोचता, सर बोल रहे कि 3rd मिले, मैं चाहूंगा सबको 1st मिले। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है नॉर्मल सही क्वेश्चन। आपको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखी, मतलब आपको के दे रखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग हमेशा के से दिखाते हैं, तो आपको K5 दे रखा है। इंक्रीज इनकम यानी डेल्टा वाई दे रखा है, इंक्रीज इनकम यानी डेल्टा वाई दे रखा है 800 करोड़। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल्टा आई निकालना है तुमको। अब तुम बताओ मल्टीप्लायर को कैसे दिखाते हैं, मल्टीप्लायर को कैसे दिखाते हैं। तो अगर तुमको याद हो तो हम लोग ने पढ़ा था मल्टीप्लायर यानी जो के होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, है ना, तो इसी उसमें रखते हैं। तो के यानी 5 दे रखा है, डेल्टा वाई 800 दे रखा है, और डेल्टा आई यहां रख दिया मैंने ऐसे ही, डेल्टा आई को इधर भेज देते हैं, 5 को नीचे, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 5। 800 डिवाइडेड बाय 5 बताओ कितना होगा, जल्दी से डिवाइड करो। 800 डिवाइडेड बाय 5 करोगे अगर, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 से तुम्हारा 8 में से 5 गया 3, 30 हो गया, 6 जा 160 आ गया मेरा, डेल्टा वाई आ गया मेरा 160 करोड़। तो 160 करोड़ ऑप्शन 4 मेरा टिक हो गया। ठीक है, बस तुमको याद यहाँ क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर यहाँ पे मल्टीप्लायर पूछ रहा होता तो मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस MPC,
है ना, 1/1 माइनस MPC, ये मल्टीप्लाई निकालने फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब तुमसे कोई बोले कि मल्टीप्लायर और MPC में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लायर और MPC में रिलेशन क्या है, तो अगर MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर गिरेगा। ठीक, और अगर सॉरी मल्टीप्लायर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। हाँ, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। और MPS के साथ क्या रिलेशन है, MPS बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर गिरेगा। ये बातें भी याद रखना, MPC MPS है ना, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला और MPC और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन है ना, MPC और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना, इस क्वेश्चन जल्दी से पढ़ ले, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। आपको 1 मिनट दिया, पहले आप पढ़ोगे, पहले आप पढ़ोगे, पहले आप पढ़ोगे। चले, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। आप एक एक करके हर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसमें चेक करना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द CRR। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। हम जानते हैं मनी को RBI कंट्रोल करता है, और RBI मनी को कंट्रोल करने के लिए 2 टूल्स का यूज करता है, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे बैंक रेट, CRR, SLR, है ना, ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स को हम लोग बढ़ा या घटा के मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो वही स्टेटमेंट तो लिखा है, क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द CRR। बिल्कुल सही, हम लोग CRR और SLR को बढ़ा या घटा सकते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, किसको यूज करके, क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज करके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। आप देखो एक इसमें किसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सॉरी इसमें नहीं आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन कट गया, मेरा थर्ड आंसर नहीं हो सकता है। अब बचे 1, 2 और 4, इसमें देखेंगे। बी चेक करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, आउटराइट एंड अपराइट। भाई बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई हम लोगों ने वर्ड नहीं पढ़े आउटराइट अपराइट, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं पढ़े हैं, है ना, तो ये कट गया हम लोग के लिए। तो बी जहां जहां है, बी तो गलत स्टेटमेंट है, बी जहां जहां है वो कट जाएगा, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी कट गया। सी पढ़ते, सी स्टेटमेंट ही मेरा आंसर क्लियर कर देगा। A fall in bank rate can decrease the money supply। अगर बैंक रेट गिर जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, है ना। अगर बैंक रेट गिरता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें जो कमर्शियल बैंक है वो RBI से पैसा लेते हैं। अभी बैंक रेट 6% था तो मनी सप्लाई 100 रुपए की थी, अब ये बैंक रेट 4% हो जाएगा तो मनी सप्लाई 120 रुपए की हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ना। तो फॉल इन बैंक रेट डिक्रीज द मनी सप्लाई, नहीं इंक्रीज, है ना, इंक्रीज दी मनी सप्लाई। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो सी वाला भी गलत है, तो ये सी वाला ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन इसमें आया तो कट गया। अब आंसर एक ही बचा, 4 टिक कर दिया मैंने। स्टिल पढ़ लेता हूं डी को, सेलिंग ऑफ बॉन्ड बाय RBI लेड टू रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ रिजर्व। बिल्कुल, बॉन्ड हम जानते हैं RBI रिजर्व के फॉर्म में गोल्ड रखती है, बॉन्ड रखती है ना। तो अगर उसने अपने अपने बॉन्ड्स को रिलीज कर दिया तो उससे क्या होगा, उसके रिजर्व्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात लिखी, डी सही है। ठीक, ई पढ़ते हैं, RBI can influence money supply by changing the rate at which it gives loan to the commercial bank। बिल्कुल, रेपो रेट, CRR, SLR, है ना, ये सब बढ़ा या घटा के RBI मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो ई भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया मेरा A, D एंड E। ठीक है, आंसर हो गया A, D एंड E। देखिए मैंने एक एक स्टेटमेंट को पढ़ा है, आपके साथ डिस्कस किया है, आपको उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। जल्दी से एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और एक्सप्लेनेशन को एक बार रिवाइंड करके सुन ले वापस से। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट देख लो। ठीक है, मैंने आपको स्टिल 10 सेकेंड दिए, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। ठीक है, चलिए आते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग का। मैच द फॉलोइंग में तुमको क्या क्या दे रखा है, बैंक रेट दे रखा है, MSF दे रखा है, रेपो रेट दे रखा है, रिवर्स रेपो रेट दे रखा है। सबसे पहले तो सारे वर्ड्स का मतलब क्लियर करते हैं। आओ सबसे पहले क्लियर करते हैं बैंक रेट और रेपो रेट, है ना, दोनों बहुत सिमिलर वर्ड हैं, है ना। तो तुमसे पहला बोलो, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड्स मनी टू बैंक्स विदाउट सिक्योरिटीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बैंक रेट वो रेट है जिसमें RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, बिना कोई सिक्योरिटी, बिना कोई कोलेटरल रखे हुए।
ठीक। रेपो रेट कौन सा रेट है? ये वो रेट है जिसमें इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक विद कोलेटरल सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहां पे कोलेटरल रखना पड़ेगा, यहां पे कोलेटरल है ना, यहां पे आपको कोलेटरल रखना पड़ेगा, पर यहां पे नो कोलेटरल, यहां पे कोई कोलेटरल की बात नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक, अब तुम देखो इतनी ही बात को देख के तुम क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, इतनी ही बात को देख के तुम क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। कैसे? आओ देखते हैं। हाँ, सबसे पहले बैंक रेट तो पढ़ते हैं, सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रीपर्चेज। यहां पे सिक्योरिटीज को प्लेज किया गया, सिक्योरिटीज को प्लेज किया गया मतलब सिक्योरिटी को कोलेटरल रखा गया। कोलेटरल किस में रखते थे? रेपो रेट में रखते थे। तो सी का हो गया 1, सी का हो गया 1। अब देखो सी वाले कॉलम में देखो सी का 1 किस में आ रहा है? सी का 1 इसमें आ रहा है और सी का 1 इसमें आ रहा है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन और फर्स्ट वाला ऑप्शन कट गया। अब बैंक रेट को मिलाते हैं। मिनिमम रेट एट विच फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म। देखो लॉन्ग टर्म वर्ड लिख दिया गया है तो बैंक रेट ही है ना। सो सेकंड, तो ए का क्या हो गया? ए का सेकंड हो गया। ए का सेकंड इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो फोर्थ वाला कट गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया सेकंड। ठीक, मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स पढ़ के पूरा क्वेश्चन कर लिया। स्टिल अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का उल्टा होता है। रेपो रेट में क्या होता है? कमर्शियल बैंक लेंड कर रही है आरबीआई से, यहां पे रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होगा। आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई है, आरबीआई को पैसा कौन दे रहा है? कमर्शियल बैंक दे रहा है, तो रिवर्स रेपो रेट हो गया, है ना। तो यहां पे क्या हो गया? सेंट्रल बैंक बोरोज फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो ये रिवर्स रेपो रेट हो गया फोर्थ, है ना। तो फोर्थ, ये देखो डी का फोर्थ। ठीक, और बचा एमएसएफ। एमएसएफ क्या हो गया? एमएसएफ क्या हो गया? एमएसएफ आल्सो नोन एज पेनल इंटरेस्ट रेट, ये मेरा थर्ड हो गया एमएसएफ। तो एक नाम याद कर सकते हो एमएसएफ का। एमएसएफ क्या है? ये पेनल इंटरेस्ट रेट के नाम से भी जाना जाता है, ये पेनल इंटरेस्ट रेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड। देख लो मैंने सिर्फ 2 से 3 वर्ड्स पढ़े और मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप तो 1-2 वर्ड्स पढ़ के भी ऑप्शन से खेल सकते हो। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो बता रहा हूँ। घबराना नहीं है कि आप मेरे को तो ये वर्ड मालूम ही नहीं है, तुमको 2 वर्ड मालूम है, तुम 2 वर्ड्स को देख के आंसर टिक कर सकते हो। मैंने 2 वर्ड्स पढ़े और मैंने तुमको पूरे वर्ड सिखाए भी नहीं, स्टिल क्वेश्चन हो गया था। ठीक, अब देखो सारे वर्ड देख लेते हैं एक बार। चलो अब बात कर लेते हैं एमएसएफ क्या होता है। तो एमएसएफ क्या होता है? इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू हेल्प शेड्यूल कमर्शियल बैंक मैनेज देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स ओवरनाइट इफ इंटर लिक्विडिटी कंप्लीटली ड्राइज अप। मैंने क्या बोला? मान लो एसबीआई को, यूनियन बैंक और एसबीआई है, यूनियन बैंक को कुछ पैसा चाहिए, है ना, और उसको एसबीआई से वो पैसा नहीं आया हुआ है। मान लो एसबीआई के कुछ चेक वेक लगे थे, है ना, जो यूनियन बैंक ने पास किए थे, तो एसबीआई की तरफ से यूनियन बैंक को पैसा आएगा ना इंटर बैंक लिक्विडिटी के फॉर्म में, वो पैसा अभी तक नहीं आया है। लेकिन यूनियन बैंक के पास पैसा भी खत्म हो गया है, एसबीआई से पैसा नहीं आया है और यूनियन बैंक के पास पैसा भी खत्म हो गया है ना। उसको मालूम है उसका पैसा कल तक या परसों तक आ जाएगा, ओवरनाइट में पैसा आ जाएगा, 1-2 दिन में अंदर आ जाएगा। तो वो आरबीआई के पास जाता है कि आज मेरे को 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए थोड़े टाइम के लिए पैसा दे दीजिए, है ना। तो वो क्या हो गया? वो एमएसएफ हो गया। ठीक है, वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गया। ठीक है, एक बात ये याद रखना, एमएसएफ जो है वो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो एमएसएफ का कॉन्सेप्ट है 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो एमएसएफ का रेट है वो बहुत हाई रखा जाता है। बहुत हाई क्यों रखा जाता है एमएसएफ का रेट? एमएसएफ का रेट बहुत हाई इसलिए रखा जाता है क्योंकि आरबीआई ये नहीं चाहता कि रोज रोज कोई भी बैंक एमएसएफ के नाम पे पैसा लेने आ जाए उसके पास, तो इसीलिए बहुत ज्यादा रेट रखा जाता है एमएसएफ का, है ना। आप ये पता करके बताओगे मेरे को कमेंट में कि एमएसएफ का, रेपो रेट का, सीआरआर, एसएलआर का एक्चुअल रेट क्या चल रहा है ना, एक्चुअल इस टाइम क्या रेट चल रहा है वो आप मेरे को बताओगे। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, बाय चार्जिंग अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन एमएसएफ बोरोइंग द आरबीआई इनकरेज बैंक्स टू यूज दिस फैसिलिटी एज अ लास्ट रिजॉर्ट रेदर देन मेकिंग इट अ रूटीन सोर्स ऑफ फंडिंग। ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन रखा जाता है, इसीलिए उसको हाई इंटरेस्ट पे रखा जाता है। जब कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है बैंक को तब ले लो आके, रोज रोज आओगे तो मार के भगाए जाओगे, है ना। इसीलिए हायर इंटरेस्ट रखा जाता है कि तुम इतना ज्यादा बर्बाद कर देंगे, इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, तुम रोज रोज आना ही बंद कर दोगे, बिल्कुल तोड़ के रख देंगे तुमको। ठीक है, ठीक है। अब अगला आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या है? तुम रिवर्स रेपो रेट में देखो एरो कहां जा रहा है? कमर्शियल बैंक दे रहा है लोन किसको? आरबीआई को।
है ना। अगर कमर्शियल बैंक दे रहा है आरबीआई को तो रिवर्स रेपो रेट अच्छा माना जाए, कमर्शियल बैंक तो खुश होगा आरबीआई को देते हुए, क्योंकि वो जान रहा है उसका पैसा सेफ हैंड्स में जा रहा है आरबीआई के पास, जब जरूरत होगी वापस ले लेंगे, तो वो सेफ हैंड्स में जा रहा है, इसीलिए रिवर्स रेपो रेट एक अच्छा ऑप्शन है ना। ये रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है ना, आपका होमवर्क है, आप मेरे को बताओगे सीआरआर का क्या रेट चल रहा है, एसएलआर का क्या रेट चल रहा है, आप मेरे को बताओगे एमएसएफ का क्या रेट चल रहा है, आप मेरे को बताओगे रिवर्स रेपो रेट का क्या रेट चल रहा है। ये तीनों, ये चारों रेट्स मेरे को करंट के आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे, है ना। जिसका सही होगा उस कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर पिन करूंगा, अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जरूर पिन करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है, इसमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। आप सब जानते हो सेंट्रल बैंक क्या क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू डिफरेंट रेट, बिल्कुल भाई, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स लगा के वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। ठीक, इट एक्ट्स एज बैंकर टू गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है ना। फिर इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव्स लोन टू पीपल, ये गलत है भाई आरबीआई में पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, तुम जाके कभी आरबीआई में पैसा नहीं जमा करोगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया थर्ड वाला। फिर इट इशूज करेंसी टू द कंट्री, ये भी सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, मेरा आंसर थर्ड हो गया। इसमें नॉट पूछ रहा था, देखो नॉट वर्ड मैंने हाईलाइट कर दिया, नॉट पे बहुत ध्यान देखना, नॉट पूछ रहा है, गलत वाला पूछा है, तो गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा हो गया, थर्ड, तो मेरा आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, ठीक है, अभी तक मैंने शायद 6 या 7 क्वेश्चन किए, तो आप देख लो अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें कोई दिक्कत, ठीक है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अब आर्टिकल 112, ये आर्टिकल मैंने वहां पे पढ़ा जब मैं क्लास 12th में था, है ना, और क्लास 12th में मैंने आर्टिकल 112 के बारे में कहां पढ़ा है सर, याद दिलाइए थोड़ा। तो मैंने कहा आर्टिकल 112 के बारे में तुमने बजट चैप्टर पढ़ा था, तो यूनियन बजट एक ऐसा टर्म है जो आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, हम लोग ने ये आर्टिकल 112 के बारे में पढ़ा है अपने किसमें, यूनियन बजट वाला चैप्टर, जो हम लोग का 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में बजट वाला चैप्टर आता है, उसमें हम लोग ने आर्टिकल 112 पढ़ा है। तो थर्ड ऑप्शन यूनियन बजट हम लोग टिक कर देंगे, है ना, थर्ड ऑप्शन यूनियन बजट, क्योंकि आर्टिकल 112 ये आर्टिकल तुमको याद होंगे तभी तुम टिक कर पाओगे। तो मेरे साथ साथ याद कर चलो, मैं ऐसे आर्टिकल और लेके आऊं। पहला आर्टिकल लिख लो छोटा सा, आर्टिकल 112 डील्स विद यूनियन बजट, है ना। अब देखो लिखा भी एक बजट क्या है, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing the expected receipts and expenditures of the government of the coming fiscal or financial year. It is a constitutional requirement, है ना, ऑफ इंडिया। आर्टिकल 112 इसको डिफाइन करता है। मैंने क्या बोला, एक बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिसिप्ट दिखाता है और एक्सपेंडिचर दिखाता है तुम्हारी सरकार की, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो आर्टिकल 112 में डिफाइन करी गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन भी लिख के रख लें, आर्टिकल 112। ठीक, आते हैं इस पे, अब अगले क्वेश्चन पे। अब अब ऑल दोज एलिमेंट्स विच क्रिएट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज द असेट, ऐसी चीजें जो लाइबिलिटी को क्रिएट करे और असेट को डिक्रीज करे, तो असेट और लाइबिलिटी में इफेक्ट आता है कैपिटल वाली चीजों से, रेवेन्यू वाली चीजों से कभी असेट और उसमें नहीं आता है। तो रेवेन्यू वर्ड तो काट दो, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट काट दो, सीधा सीधा, मतलब देख के ये दो ऑप्शन तो दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। असेट बढ़ रही है ना, ये असेट डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, देखो लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और असेट क्या हो रही है, गिर रही है। लाइबिलिटी असेट पे इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाली चीजें देते हैं, कैपिटल नेचर की चीजें देती है, तो आंसर या तो कैपिटल रिसिप्ट होगा या तो कैपिटल पेमेंट होगा। अब 50-50, ठीक। अब तुमको ये बोल रहा है कि लाइबिलिटी गिर रही है, सॉरी लाइबिलिटी बढ़ रही है और असेट गिर रही है। असेट गिर रही है मतलब तुम असेट को बेच रहे हो, तुम्हारे पास जो असेट थी, मेरे पास एयर इंडिया थी, मैंने एयर इंडिया को बेच दिया रतन टाटा को, सर रतन टाटा को बेच दिया, है ना, सॉरी सर रतन टाटा को बेच दिया, है ना। अगर मैंने ये किया तो मेरी गवर्नमेंट के पास से क्या चली गई, गवर्नमेंट के पास असेट चली गई, है ना, गवर्नमेंट के पास असेट कम हो गई, तो और गवर्नमेंट को क्या आ गया उसके बदले में, एयर इंडिया बेचा तो पैसा आ गया, तो वो क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए। जब पैसा आया, तुमने असेट बेची होगी, असेट कम हुई, असेट बेची, तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स।
अब देखो मैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बता रहा हूँ कैसे आंसर टिक करने। अगर आपको पेपर नहीं आता, बिना पढ़े पेपर देने जा रहे हो और खोल के देख रहे हो पेपर को और करने बैठे हो, तो कैसे सोचना है, जो तुमने 11th-12th में पढ़ा है उसी बेसिस पे तुम कैसे सोच सकते हो, तुम 40 में से कैसे 40 सही कर सकते हो, बिल्कुल वही सोचना है तुमको। ठीक है, ये मत सोचो कि यार इतने आसान क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आएंगे, बस सोचना ही तो है। तुम मेरे साथ, अगर मैं सोच के सोचना तुमको सिखा रहा हूं, तो बस तुमको एग्जाम में बिल्कुल फ्री होकर बैठना है, कोई प्रेशर नहीं लेना यार अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मिलेगा, अगर सोच के जाओगे तो शायद ना मिले, लेकिन बिना सोचे जाओ, फ्री माइंड से जाओ, या कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। इतने खराब नहीं है, 12th तक जब इतना अच्छा करते आ रहे हो तो आज भी अच्छा ही करोगे, है ना। चल आते हैं इसमें। अब तुमको इनको अरेंज करना है ना, तुमको इनको अरेंज करना है। अब इसमें अरेंज करने में डेट्स बहुत याद रखनी पड़नी है, इसमें डेट्स बहुत याद रखनी है। तो मैं देखो, मैं तुमको डेट दिखा देता हूं, तुमको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स नहीं याद होंगे तो दिक्कत होगी। ठीक, सबसे पहली डेट आती है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 में हुई। तो ये 1944 में चली। ठीक, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944। ठीक, फिर स्मिथसोनियन अग्रीमेंट, ये अनाउंस हुआ था दिसंबर 1971 में। डेट याद करो, स्मिथसोनियन अग्रीमेंट दिसंबर 1971। ठीक, डब्ल्यूटीओ कब बना? 1 जनवरी 1995। ये डेट जरूर याद कर लेना, डब्ल्यूटीओ की डेट, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की डेट, है ना। ये कुछ डेट्स है ना जो मतलब मोटी मोटी याद कर लो। ठीक, डब्ल्यूटीओ कब आया? 1995। डब्ल्यूटीओ कब आया? 1 जनवरी 1995। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब आया? 1944। कब? कौन से 1944? 1 जुलाई से 22 जुलाई ये कॉन्फ्रेंस चली थी। तो तुम 1 जुलाई भी याद करो, दोनों की फर्स्ट, एक जुलाई है एक जनवरी है, दोनों जे हैं। ठीक, एक 1944 एक 1995 है। स्मिथसोनियन अग्रीमेंट दिसंबर 1971। फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज है, गोल्ड दे के एक्सचेंज करते थे, है ना। इसको स्टॉप किया गया वर्ल्ड वाइड में 1973 तक चला था, 1973 में स्टॉप किया गया था। ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के पहले का अग्रीमेंट है। तो सबसे पहले ये आएगा ब्रिटेन वुड, सॉरी गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर ब्रिटेन वुड्स, फिर तुम्हारा स्मिथसोनियन थर्ड, फिर डब्ल्यूटीओ फोर्थ। तो डब्ल्यूटीओ फोर्थ पे आएगा, ये हमको याद रखना है, ये तुम्हारी नंबरिंग होगी। अब इसी नंबरिंग को जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सारी डेट्स को लिख के एक स्टिकी नोट्स में लिख के बिल्कुल चिपका दो करके दीवार पे, निकलते बैठते सारी डेट्स याद करते रहो, है ना, क्योंकि ऐसे नहीं याद होंगी, तुमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, चलो देखते हैं जल्दी। अब जरा ऑप्शंस को लेके जरा टिक करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक, मैंने आपसे बोला गोल्ड स्टैंडर्ड नंबर 1, तो डी देखो किसमें किसमें सबसे पहले आ रहा है, ये और ये कट गया क्योंकि डी इसमें पहले आ रहा है और इसमें पहले आ रहा है, तो या तो आंसर 2 होगा या तो 3 होगा। फिर तुम्हारा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद सेकंड, तो डी के बाद बी, डी के बाद बी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ए है, तो ये भी कट गया, डी बी। फिर मैंने बोला उसके बाद आया स्मिथसोनियन अग्रीमेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो डी बी ए सी, ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन टिक हो रहा है मेरी डेट्स के हिसाब से। डेट्स याद है तुम टिक कर सकते हो, सारी डेट नहीं याद है तो एटलीस्ट डब्ल्यूटीओ की डेट याद कर लो। कौन सी डेट है डब्ल्यूटीओ की? 1995 1 जनवरी। ठीक, फिर तुम कौन सी याद कर लो? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की, ये कब हुई? ये हुई 1945 1 जुलाई से। ठीक, गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे पुराना मॉनेटरी से एक्सचेंज स्टैंडर्ड है। ठीक, स्मिथसोनियन एग्रीमेंट 1971। ठीक, ये सारी डेट्स याद कर लो। देख लो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। और इन डेट्स को याद करने का बस एक ही तरीका है, बार बार देखो, है ना, बार बार देखो। मूवी भी थी, बार बार देखो, तो बस बार बार देखो। वो मूवी तो बहुत बेकार थी कि इसको बार बार नहीं देखना पड़ेगा, है ना, बस तुमको ये जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे कभी ना कभी ये डेट जरूर काम आएंगे। तुम कितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनमें डेट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आप पढ़ोगे, अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन किया, पहले आप पढ़ोगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा है। ठीक है, आप करो पहले इस क्वेश्चन को। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, करते हैं। क्या लिखा है? अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, दो एक्सचेंज रेट सिस्टम चलते थे, एक फ्लेक्सिबल और एक फिक्स्ड।
फिक्स्ड में दो चीजें होती हैं, फिक्स में होता है डिवैल्यूएशन, फिक्स में होता है डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, फिक्स्ड में होता है, और फ्लेक्सिबल में होता है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। ठीक, तो फ्लेक्सिबल के बारे में बात हो रही है, फ्लेक्सिबल के बारे में बात हो रही है, तो फ्लेक्सिबल में तो सिर्फ तुम्हारा डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होगा, तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन जैसे दो ऑप्शन काट दो, तो आंसर या तो होगा डेप्रिसिएशन या तो आंसर होगा एप्रिसिएशन। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आप देखो पढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, मतलब पहले $1 50 का था, अब $1 30 का हो गया, तुम्हारी कंट्री की करेंसी मतलब रुपए की कीमत बढ़ गई है। पहले $50 देके तुम $1 खरीदते थे, अब तुम $30 देके $1 खरीदते हो, तो तुम्हारे रुपए की कीमत बढ़ गई है। तुम सस्ते और सस्ता $30 देके $1 खरीद पा रहे हो, तुम्हारे रुपए की वैल्यू बढ़ गई, रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा रुपए क्या हो गया, रुपए तुम्हारा एप्रिशिएट हो गया। यहां भी क्या हो गया, रुपए एप्रिशिएट हो गया, रुपए एप्रिशिएट हो गया, तो प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, तो यहां पे क्या होता है एप्रिसिएशन, तो सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया। फ्लेक्सिबल में है तो एप्रिसिएशन, अगर यहीं पे फिक्स लिखा होता है, फ्लेक्सिबल काट के यहां फिक्स होता तो हम लोग कर देते रिवैल्यूएशन टिक, हम लोग रिवैल्यूएशन, अगर फिक्स लिखा होता तो रिवैल्यूएशन टिक। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल वर्ड, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो होगा डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन, वहीं पे फ्लेक्सिबल है, सॉरी फ्लेक्सिबल है तो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, फिक्स है तो डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर है, शॉर्ट नोट्स बना के लिख लो अगर ये बातें बहुत कंफ्यूज करती हैं तो। फ्लेक्सिबल मतलब डेप्रिशिएट एप्रिशिएट, है ना, और फिक्स तो डिवैल्यू और रिवैल्यू। ठीक है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ चल, अब आते हैं इस पे, अब इसमें मैच द फॉलोइंग, पेक्ड एक्सचेंज रेट। पेक्ड एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया गया, पेक कर दिया गया, रोक दिया गया, तो पेक्ड एक्सचेंज रेट मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ए का सेकंड इसमें है, फर्स्ट थर्ड वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन कैंसिल आउट, तुरंत कॉपी, तुमको एक रफ पेज मिलेगा उसमें काटते रहना, ए बी सी डी लिख लिया, सी डी कट गया, आंसर ए बी में 50-50 करना है। मैनेज फ्लोटिंग मतलब तुम फिक्स का भी यूज कर रहे हो और फ्लोटिंग का भी यूज कर रहे हो, मतलब आरबीआई भी कंट्रोल कर रही है और मार्केट फोर्सेस भी कंट्रोल कर रही है, तो ये फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन वाला मैनेज फ्लोटिंग है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं तुम फिक्स भी लगा रहे हो और फ्लोटिंग भी लगा रहे हो, तुम डर्टी पॉलिसी यूज कर रहे हो, तो इसीलिए तुम, इसका नाम हो गया डर्टी फ्लोटिंग। तो ये थर्ड, तो सेकंड का थर्ड ये बी में आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया, मेरा आंसर 2 हो गया। ठीक, सिर्फ देखो, सिर्फ 2 ऑप्शन पढ़ के तुमने आंसर टिक कर लिया, अब तुमको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब पढ़ते हैं ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जब ये हुई थी तो तुमने 2 चीजें सेटअप करी थी, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, है ना, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, तो ये हो गया थर्ड, सी का 1, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस से 2 चीजें निकली, एक आईएमएफ निकला और एक वर्ल्ड बैंक निकला। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट्स ऑफ इन बीओपी एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट्स, ये जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो तुम्हारी रिसिप्ट दिखाता है और एक्सपेंडिचर दिखाता है ना, ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, गवर्नमेंट दिखाती है। ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, ओमिशन हो सकते हैं। तो फोर्थ, तो देख लो सी का 1, डी का 4, सेकंड ऑप्शन में था, ऑप्शन टिक कर दिया। आंसर कैसे टिक करना है, कम बातें जान के भी, मतलब एग्जाम देने के लिए तुमको बहुत कुछ नहीं आना चाहिए, थोड़ा भी आता है ना तो भी तुम आंसर जाकर देख सकते हो, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, एंट्रेंस में वो तुम्हारी थोड़ी नॉलेज देखना जा रहे हैं, पूरा तो वो खुद सिखाने के लिए बैठेंगे ना, कॉलेज में तुम एडमिशन लोगे पूरा सीखने के लिए, तुम बस जो 12th तक तुमने जो बेसिक थोड़ी चीजें सीखी है ना, उनको तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने आप को काम रख के, बस यही तो पेपर है सीयूईटी, और कुछ थोड़ी ना सीयूईटी। ठीक, चलिए जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक्सप्लेनेशन का, पिछला क्वेश्चन जो किया है ना। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, भी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है। कैजुअलाइजेशन मतलब तुम कैजुअली तरीके से, कैजुअली वर्ड का मतलब है तुम ऐसे ही गए, तुमने एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, तुम अपने वर्कफोर्स को, तुमने फ्रीलांसिंग जॉब्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी, फ्रीलांसर रखिए कि काम है तब बुलाया, काम नहीं है तो नहीं बुलाया। ठीक है, मतलब तुमने उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो,
तो कैजुअलाइजेशन से होगा क्या? अगर तुम वर्कर्स को एक मतलब फुल टाइम जॉब नहीं दोगे, जो तुम्हारे एम्प्लॉयज उनको कभी बुलाते हो, उनको एक दिन काम करवाते हो, उनको पैसा देते हो, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन नहीं बुलाते हो काम पे, फ्रीलांसर्स रख लिए, तो वो जो उनके मन में जो सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी होगी ना, वो उनको क्या करेगी, वो उनको मतलब एक सिक्योरिटी नहीं देगी, उनको रोक के रखेगी, यार ये मेरी जॉब तो सिक्योर नहीं है। जैसे मेरी अगर जॉब है, अगर मैं परमानेंट नहीं हूं यहाँ पे, है ना, टेम्परेरी बेसिस पे हूं, तो मेरे हमेशा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक चिंता बनी रहेगी, यार क्या करूं, मेरे पास तो एक फिक्स इनकम है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स से, ठीक, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या हो गया, तुम लेबर्स को कैजुअली हायर कर रहे हो, परमानेंट हायर नहीं कर रहे हो, है ना, उनको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, उनको डेली बेसिस पे बुलाते हो, काम करवाते हो, नेक्स्ट डे काम नहीं है तो नहीं बुलाते हो। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर मतलब क्या हो गया, सबसे पहले डिक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स, नहीं डिक्रीज तो नहीं होगी अगर तुम कैजुअली रख रहे हो। इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी, यही बिल्कुल सही आंसर होगा, तुम वल्नरेबिलिटी को क्या कर रहे हो, वर्कफोर्स की इंक्रीज कर रहे हो, है ना, उनके मन में बहुत सारी चिंता डाल रहे हो, टेंशन दे रहे हो उनको। ठीक है, ठीक है, तो कैजुअलाइजेशन मतलब समझ गए। चलो एक बार देखो इसका पढ़ लो, तो देख लो वही लिखा है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रिफर्स टू द increasing trend of employing workers on a temporary or contract basis rather than offering permanent or full-time positions। ठीक, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इंक्रीजेस द वल्नरेबिलिटी, ये इंक्रीज करेगा वल्नरेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स को इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर। ठीक है, ठीक है, ये हो गए हमारे आज के 12 से 13 क्वेश्चन, मैंने नंबर गिने नहीं है, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन किए। ठीक, ये 12 से 13 क्वेश्चंस तो आपको कहीं भी किसी भी पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मेरा उन सोल्यूशन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जब तक तुमको एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा, तुम्हारे मन में वो एक्सप्लेनेशन सुने होगे, तो इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम टिक कर ले जाओ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नए नहीं आएंगे, वो घुमा के इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटेशन बदलेगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आप ये 2024 का पेपर मेरे साथ लगाते रहे, खासकर इनका एक्सप्लेनेशन देखते रहे। तो ये पार्ट 1 हो गया 2024 का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और ऐसे ही लगभग 15 से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो 32 हो जाएंगे, और थर्ड पार्ट में लगभग जो बचेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही तैयारी जारी रखें और ये जंग को बिल्कुल फतेह करना है। ठीक है, टाटा बाय बाय।